कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कॉमर्स इंडस्ट्री के स्वागत के लिए मैं अनंत राम साहू जी से रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आने के लिए, जो कि एमपीसीजी प्रसार प्रमुख है हमारे सर्कुलेशन के। अनिल शर्मा जी के स्वागत के लिए नरेंद्र भारती जी से मेरा अनुरोध है, हमारे सर्कुलेशन प्रतिनिधि हैं, मंच पर आने के लिए। और श्री संजय बघेल जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी संजय बनवासी जी को। पुष्पगुच्छ के साथ वो स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो रही है। पहला सेशन हमारा अजय भसीन जी के स्वागत के लिए मैं संजय जी एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगी। आनंद जी आप कर दीजिए प्लीज। सभागार में कुछ लोग तो मौजूद हैं जिनकी तालियों की गड़गड़ाहट से एटलीस्ट हमें पता चलना चाहिए कि कितने लोग इस सभागार में मौजूद हैं। क्योंकि इस वाले सेशन में सभी जो है अलग अलग क्षेत्रों से हैं, उद्योगपति भी हैं हमारे साथ एजुकेशन इंडस्ट्री से भी हैं, हमारे साथ मेडिकल इंडस्ट्री से भी हैं। और ऐसे में ये सभी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में, युवाओं के विकास को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। इसमें सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए कोई सवाल है तो वो आपके माध्यम से पूछे जाएंगे और शुरू कर रहे हैं ये सेशन हमारा। तो आप सभी का स्वागत है सोनल जी, और कमान संभालिए आप, सवाल जवाब का दौर आपसे ऐसा दौर भी आएगा जब हाथ में भी अपने सवाल पूछने का मौका रहेगा। तो आप लोग भी भिलाई को लेकर, दुर्ग को लेकर, अपने जिले को लेकर जो भी सवाल हैं वो अपने तैयार रखें। सोनल जी। थैंक यू सो मच शैलेश जी और आईपी मिश्रा सर, प्रणाम सबसे पहले तो आपको। और आप ही के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ इस सेशन की। एक बहुत बड़ा योगदान एक क्षेत्र के युवाओं की उन्नति में, उनको दिशा देने में। और ऐसे में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि 2 साल हो गए हैं सरकार को, और ऐसे में आपको क्या लगता है, कहां पर हैं, क्या उम्मीद थी, क्या वादे थे, कहां पर हम पहुंचे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं भाई अनिल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा मंच आज आयोजित किया है और जहां तक 2 वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन कर चाहती हैं तो सरकार ने काफी प्रयास किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी, और विशेष तौर पर आपके इसमें मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी कार्य किया गया है। एजुकेशन के बारे में तो आप जानते हैं कि बहुत सी स्कूलें और उस पर हुआ, और हमारे ख्याल से माननीय शिक्षा मंत्री जी भी शायद यहाँ उपस्थित भी होंगे, आएंगे। तो इस पर काफी नवाचार के माध्यम से कौशल विकास के योजना के तहत सरकार काफी काम कर रही है, और अभी काफी करने का भी बाकी है, करना और चाहिए और होना चाहिए। तो जहां तक 2 साल का सवाल है तो वो तो ठीक है, अभी 3 साल और बाकी हैं। तो मेरे को लगता है तब तक में आप अपने उद्देश्य को सरकार प्राप्त करेगी, और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में काफी वो हुआ है, विकास हुआ है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बेहद विकास हुआ है।
ऐसा है कि पहले यहाँ पे 5 कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज। आज 14 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं यहाँ, और प्राइवेट के भी 5 कॉलेज हैं। पहले 1,29,000 सीटें पूरे हिंदुस्तान में हैं, और जो WHO का वो है आंकड़ा, उस हिसाब से 1:1000 होना चाहिए, और हमारे यहाँ 1:811 है। उस जिससे तो हम ठीक हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारा रेशियो 1:25 है। तो अभी काफी विकास करने की आवश्यकता है। हम चूंकि हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों चलाते हैं, तो हमने ये देखा है कि कई ऐसे रोग हैं जिनको गवर्नमेंट अपने उसमें रख लिया है, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं दे रही है। तो मेरा अनुरोध ये है सरकार से कि चूंकि बच्चों को बेसिक चीजें सीखना है, जैसे फिस्टुला का ऑपरेशन है, पाइल्स का ऑपरेशन है, हाइड्रोसील का है, तो बच्चे तो 2 निगाहों से नहीं देखे जा सकते हैं। जो सरकारी बच्चे हैं वो करते हैं, और ये बेसिक चीज है इनको नहीं मिलती है। तो चाहे आप अस्पताल को न करें, लेकिन कम से कम जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें तो ये सब होना चाहिए। ये सभी जितने ये हैं बेसिक, उनको रिजर्वेशन सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राइवेट कॉलेजों को भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कि ये आयुष्मान में 5 लाख के बजाय 10 लाख होने वाला है। ये बहुत सराहनीय कार्य है, और इसकी बहुत भूल प्रशंसा करते हैं। मैं समझता हूँ सभी लोग इसका वो करेंगे, क्योंकि ये जो आयुष्मान का रेट है बहुत पुराना है, और पुराने की वजह से काफी लोग इसको छोड़ भी दिए हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ का जो अस्पताल है, तो हम तो देखिए पूरे सभी करते हैं, 97% हमारा आयुष्मान का ही है, क्योंकि काफी लोग जो है बोलते हैं कि वो जहाँ कहीं नहीं तो बोले चले जाओ शंकराचार्य, है ना। पर इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, ये जो आइटम्स हमने इनका वर्णन किया है, इनको इस पे लेना चाहिए, और समय पर इसका भुगतान हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा पेंडिंग हो जाता है, तो उससे समस्याएं खड़ी होती हैं। हम आम जनता को वो करने के लिए कटिबद्ध हैं, करते रहेंगे। और मैं बड़ी सराहना करता हूं सरकार की कि सरकार भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और 5 साल तक हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, ऐसा मेरी आशा है और मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और यही कोशिश भी है कि टारगेट पूरे हों। अभी जो है अपडेट करें और आगे बढ़ें। मनीष जी, इसी तरह का जो सवाल आपसे भी होगा, मैं फटाफट पहले रिएक्शन ले लेती हूँ सभी से। तो किस तरह देख रहे हैं इन 2 सालों को, और क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप? मनीष जी से सर। सबसे पहले तो मैं हरिभूमि और INH को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरीके का संवाद आयोजित किया, और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बाद 2026 की जस्ट शुरुआत में इस तरीके का संवाद निसंदेह छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार का सवाल है, तो जो मैं देख रहा हूं पिछले 2 वर्षों से, सन 2024-25 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने NEP 2000 लागू करने के लिए एक प्रयास किया था, और आज मुझे वाकई में बड़ी खुशी है ये देख के कि छत्तीसगढ़ में करीब 7 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, 17 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, करीब 335 सरकारी संस्थान हैं और 321 प्राइवेट संस्थान हैं, और इन सभी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 इंप्लीमेंट हो चुकी है। दूसरा, अगर अपन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना की बात करें, जो PM श्री स्कूल की बात करें, तो PM श्री स्कूल में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने
कुछ मॉडल स्कूल्स चिन्हित किए हैं, जिसमें कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा होगी, और उसके अलावा बच्चों को स्किल्ड बनाया जाएगा और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। सीएम ने एक और चीज जो लागू करी है, सीएम क्वालिटी एंश्योरमेंट अभियान, मतलब सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान, जो वाकई में एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है छत्तीसगढ़ सरकार का, जिसमें कि वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी संस्थान है वहां पर जो एजुकेशन हो वो सिर्फ डिग्री देने लायक ना हो, बल्कि बच्चों को स्किल्ड बनाए, बच्चों को प्लेसेबल बनाए और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। तो इस तरीके से अगर मैं छत्तीसगढ़ सरकार का पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल देखता हूं तो मैं वाकई में सराहना करना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके विजन की और उनका स्किल के प्रति रुझान, उनका स्टार्टअप्स के प्रति रुझान, और उसी का ये परिणाम है कि सन 2025 में रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई, जिसमें कि पूरी सरकार ने इसमें योगदान दिया और इसको अप्रूवल दिया। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्किल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, उसमें रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी काफी अहम रोल प्ले कर रही है, जिसमें अगर देखें तो हम बच्चों के स्किल के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों को सिर्फ डिग्री देने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं बच्चे, बल्कि ये चाहते हैं कि हर सेमेस्टर में बच्चों को ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मिले, चाहे वो गूगल का ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, ऑरेकल का हो, एप्पल का हो। तो क्योंकि बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, इंडस्ट्री हर यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं वो पूरे विश्व में मान्य होते हैं। तो अगर हमारे बच्चों के पास, विद्यार्थियों के पास इस तरीके के ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होंगे तो उनको डेफिनेटली प्लेसमेंट में और हर चीज में उनको माइलेज मिलेगा। कुछ सवाल रहेंगे मेरे जी, नहीं, काफी सारे रहेंगे, वो सेकंड राउंड में मैं पूछूंगी। अरविंद जी जल्दी से आप भी जो है रिएक्शन इस पर, 2 साल और क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको सवालों के जवाब देने होंगे। हेलो, चालू है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आईनेट चैनल, श्री हिमांशु द्विवेदी जी, उनकी पूरी टीम, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सेशन रखा और इसमें उद्योगपति को रखा। इसके लिए मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उद्योगपतियों को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया जाता था, तो मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उद्योगपतियों का तो वैसे भी एक नाम दे दिया कि स्ट्रगलर उद्योगपति। तो हालांकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो अभी 2 साल से चल रही है, इसमें हमें थोड़ा सा ये, हम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी विधायकगण, सांसदगण का ये धन्यवाद करते हैं कि वह उद्योगपतियों को ये देखते हुए कि वह बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई सब अपनी तरफ से अपना एक हाथ देते जा रहे हैं ताकि उद्योग बंद ना हो, वह चलते रहे। सभी नेतागण अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि उद्योग, क्योंकि आज उद्योग हर जगह में स्ट्रगल कर रहा है और छत्तीसगढ़ में तो उद्योगपति स्ट्रगल कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे क्या होता था कि आज कुछ टाइम पहले जो एमएसएमईज हैं उनको लोकल स्तर पे काफी चीजें रहती थी। जैसे हमारा एक डीआईसी डिपार्टमेंट है, वहां से काफी चीजें हमारी सॉर्ट आउट होके चली जाती थी और हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता था। लेकिन वह रायपुर में जाता है तो 3-3, 4-4 महीने फाइलें अटकी रह जाती थी। तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर चैनल में, हमने सभी एमएसएमईज ने एक प्रॉपर चैनल में हमने बातें रखी। तो एक बहुत अच्छा प्रयास ये मिला कि जो नेतागण उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई और सरकार हमारी है, सभी नेतागण हमारे साथ के हैं, सभी अपनी तकलीफें हमारी समझते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा कि सबका एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है। तो उद्योग नीति को लेके कुछ कहना है सर आपकी, वो बेहतर होनी चाहिए। उद्योग नीति से यही लगा। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये हमारे प्रदेश सरकार, सेंट्रल सरकार, सब तक ये जरूर आप तक बात पहुंचूंगा कि उद्योग नीति को बहुत सोच समझ के और एलोबरेट करके और बहुत
मैं नए उद्योगों के लिए नहीं बोलूंगा। देखिए, नए उद्योग जो भी लगाना चाहेगा वो तो लगा के आराम से बैठ सकते हैं, बट जो पुराने एग्जिस्टिंग उद्योग हैं वह कैसे सरवाइव करते रहे, इसके लिए स्पेशल ध्यान सरकार को देना चाहिए। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो अपना ध्यान दें। बता दीजिए कि ये कम से कम सबसे पहले शुरू करने की जरूरत है कि छोटे उद्योगपति जो हैं वो बेहतर कर पाए, फिर या उनको सबसे पहले दिक्कत इन चीजों में आ रही है? अब जैसे मैंने एक दिक्कत आपको बता दी है, जैसे कि एमएसएमईज को जो प्रॉपर एक चैनल रहता था, जो लोकल में उनको प्रोविजंस देने चाहिए वह जरूर देने चाहिए, ताकि उनको रायपुर के आने जाने के चक्करों से बचा जाए, ताकि उद्योगपति क्या है अपने लोकल में अपने उद्योग संचालित कर सके आराम से। चक्कर काटने से ये होता है आधा दिन तो उसी में खत्म हो जाता है। हमें लेबर से बहुत समस्याएं आती है, लेबर के लिए भी कुछ ना कुछ एक, क्योंकि क्या होता है, मैं मानता हूं कि आज की डेट में लेबर एक प्राथमिकता रखती है, बट मैं शासन प्रशासन और क्या कहते हैं नेतागण से यही बोलूंगा कि लेबर लॉ लाइए, उनको भी प्रोविजंस दीजिए, बट उद्योगपति को चोरों की तरह नजरों से ना देखा जाए। वो ये देखे कि हम सब साथ हैं, हम सब साथ चलना चाहते हैं। इस सरकार में आप बोलोगे कि उद्योगपतियों को चोरों की नजरों से न देखा जाए, तो ये बात गले उतरेगी क्या? नहीं, मैं इस सरकार के लिए नहीं, मैं तो एक ये बात बोल रहा हूं कि कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आए, मेरा यही सोच है कि लेबर जो लॉ है, लेबर लॉ को दोनों तरफ से देखा जाए, उद्योगपतियों की तरफ से भी देखा जाए और लेबर के हिसाब से भी देखा जाए। उद्योगपतियों को जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो उनके भी नजरों से देखा जाए और लेबर के हिसाब से उनको भी सहूलियत मिली जाए। ठीक है सर, कुछ सवाल अब मेरे भी रहेंगे इसके बाद। भसीन सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि कितना खुश हैं आप, फिर कौन कौन नाखुश हैं आपसे वो भी बताऊंगी सर। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईएनएच और हरिभूमि परिवार को कि जिन्होंने ये देखा कि जिनके माध्यम से एक समाज का निर्माण होता है, उनको मंच पे बुला के उनकी भावनाओं को सरकार के प्रति क्या रुख है जानने की जो कोशिश की है, उसके लिए पूरे का पूरा आईएनएच और हरिभूमि परिवार धन्यवाद का पात्र है। मैं पूरे व्यापारी जगत की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अब रही बात ये 2 साल की, ये 2 साल और पिछले 5 साल, ये हमको दोनों चीजों पे आकलन करना होगा कि जब हम बात करते हैं इन 2 सालों की, तो इस 2 सालों में व्यापार जगत में गर्माहट आ गई है। किसी भी प्रदेश की उन्नति और तरक्की का अगर कोई आधार होता है तो वो व्यापार होता है। अगर कोई व्यापार जगत के लोगों को तवज्जो दे रहा है और उन्हें एक माहौल बना के दे रहा है, तो हम व्यापारी इतने संघर्षशील होते हैं कि अपनी कर्मठता से उस प्रदेश को हम ऊपर तक लेके चले जाते हैं। अभी आप बात कर रही थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रही थी। ये जो पॉलिसी है, इसके साथ एक विजन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ कौन से प्रदेश में किस जगह पे जाके खड़ा होगा, ये हमारी उद्योग नीति तय कर रही है। इस उद्योग नीति के दम पर यह बताया गया है कि आज व्यापार जगत में, उद्योग जगत में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले हमारी सब्सिडी बोल दी जाती थी कि आपको दी जाएगी, फिर टुकड़ों में दी जाती थी और कब समय जाके मिलती थी, उसकी कोई संभावना पे भी हमें हमेशा से संशय हुआ करता था। इस बार ये बता दिया गया है कि आपको 5 टर्म में मिलेगा और आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने प्रोडक्ट अनुसार आप व्यापार कीजिए। तो व्यापार के लिए जो ये आधारशिला रखी गई है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं विष्णुदेव जी की सरकार का कि उन्होंने व्यापारियों को एक आधार दे दिया है और व्यापारी अपनी कर्मठता से आगे आने वाले सालों में प्रूव कर देंगे कि छत्तीसगढ़ पीछे रहने वाला नहीं है। अनिल जी, आपकी बारी है। आपने तो बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े किसान होने तक का सफर तय किया और क्या ही नहीं किया। आपको तो बाहर बाहर से लोग देखने आ रहे हैं, ये समझने और जानने आ रहे हैं कि आपने कमाल कैसे किया। एक बंजर भूमि को आपने सोना उगाने वाली एक भूमि बना दिया, जिस तरह से आपने ये बदलाव किया। और आमतौर पर जब कोई जमीन खरीदता है, किसी प्रोजेक्ट में कोई जाना चाहता है, तो सबसे पहले दिखता है कि उससे हमें क्या बेहतर हो सकता है। वो बेहतरी चीज देखता है, फिर उससे और बेहतरी की उम्मीद करता है। लेकिन आपने बंजर जमीन से किया, ये थॉट कैसे आया सर? और अभी आप जहां हैं, इन 2 सालों में सरकार के सहयोग से कितना बेहतर कर पा रहे हैं और क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आईएनएच टीवी और हरिभूमि का धन्यवाद करता हूं और हिमांशु द्विवेदी जी को प्रणाम करता हूं कि भाई साहब ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और उसमें किसानों को रखा है। जैसे ये कह रहे थे खुराना जी के उद्योगपतियों को रखा है, तो किसान की जो है, पहले किसान बाद में होता था लेकिन अब किसान प्रथम में आने लग गया। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि किसान की आवाज को सरकार तो सुन ही रही है, सरकार तक पहुंचाया भी जा रहा है। आगे की बात यह है कि आपने कहा कि उपजाऊ कैसे बनाया बंजर जमीन को। देखिए, कोई भी जब आप प्रण लेते हैं, कोई सरकार ये प्रण लेती है कि हमें पब्लिक का भला करना ही है, तो हो पाता है।
हमने भी ये माना कि हमने किसी भी तरीके से इस जमीन को उपजाऊ बनाना है, तो वो उपजाऊ उसको बनाया। उसमें उपजाऊ बनाने में सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारी ये थी कि पानी नहीं था उस क्षेत्र में, और वो मुर्मी जमीन थी। उसके अंदर हमने सबसे पहले ये किया कि प्रकृति के रिसोर्सेज जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसको इस तरह से फार्मों को डिजाइन ड्राइंग किया कि उसमें हमें तालाब बनाए 10 एकड़ के अपने निजी, और उनमें पानी स्टोर किया। उस पानी स्टोर करने के बाद वो पानी ही हमने इरिगेशन के रूप में प्रयोग किया। तो आज सिचुएशन ये है कि जो धमदा का एरिया ड्राई जोन होता था, अब उस 10 एकड़ के तालाब से 2014 में हमने बनाए थे, आज 7 किलोमीटर एरिया को उसने वाटर रिचार्ज कर दिया है, और आसपास के सभी किसानों को बोर उपलब्ध हो गए हैं, और वहां पे हरियाली होने लगी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और वाकई में इससे बाकी किसान जो भी हैं उनको भी काफी जो है एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है आपने बात कही कि ये 2 साल, इस 2 साल के अंदर पहले भी हमें सरकारों की तरफ से सुविधाएं मिलती रही हैं, आज भी मिल रही हैं, लेकिन आज जो सुविधाएं मिल रही हैं वो अच्छी सुविधाएं ये मिल रही हैं कि हमारे ऊपर बारीक नजर है सरकार की कि कैसे किसान को फायदा हो। तो मैं आज कह सकता हूं कि दुर्ग जिले के अंदर, आप दुर्ग के कार्यक्रम में हैं, तो दुर्ग जिले में स्पेशल इस बात पे ध्यान दिया गया कि कैसे इसको उद्यानिकी में आगे बढ़ाया जाए। इसमें सबसे ज्यादा मोटी खेती को हटा करके, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर धान उगाना जानते हैं, तो उसके ऊपर आज उद्यानिकी विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा ये सबको प्रोत्साहित किया गया है कि आप केला लगाएं, पपीता लगाएं। अगर मैं बात करूं केला पपीता की, तो लगभग 152 हेक्टेयर एरिया अभी पिछले सालों में ज्यादा उत्पादन होने लग गया, ज्यादा किसानों ने उसमें खेती की है। इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। अमरूद का बहुत एरिया है ये, उसमें भी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा पानी की अपने छत्तीसगढ़ में कमी है, जमीनी पानी जो है वो सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए भी जो है ड्रिप सिस्टम में सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा आज जो धान का पैसा आता था वो 15 क्विंटल से 21 क्विंटल करते ही तो 6 क्विंटल का अलग पैसा आया, तो वो तो किसान की सीधा पॉकेट में आया, तो हमें उससे भी फायदा हुआ है। इसके अलावा एक मुश्त जो पैसा आया 3100 रुपए, उससे भी फायदा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि किसानों के प्रति पूरे भारत में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देख ही रहे हैं, और साथ में जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी, वो भी देख रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार इस पे ध्यान दे रही है, और यहाँ पे प्रगतिशील किसान जो है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में अभी तक ये बोलते थे पंजाब जो है वो कृषि प्रधान एरिया है या हरियाणा कृषि प्रधान है, तो आने वाले समय में फल फ्रूटों और सब्जी के रूप में ये सबसे बड़ा कृषि का केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़, और उसमें दुर्ग हमारा सबसे आगे रहेगा। ये बहुत अच्छी सोच है, और इसमें सबसे हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, आपसे काफी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। जी, हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल कार्गो के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उससे स्पीड से किया जाए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके दुर्ग की मिर्च दुबई में आज भी जा रही है, लेकिन आज सागर से जा रही है। जिस दिन हवाई जहाज से जाएगी उस दिन स्पीड से जाएगी। तो आने वाले समय में सरकार अगर इसके ऊपर और जल्दी फोकस करती है तो ये दुर्ग और स्पीड से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सर, ये संजय बघेल जी, संजय जी आप किस तरह देख रहे हैं, और आपकी इंडस्ट्री में आप तो नींव बनाते हैं लोगों के लिए, घरों, उनके सपनों को पूरा करते हैं, कितने सपने सरकार आपके पूरे कर पा रही है, क्या कुछ उम्मीद आप उनसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी और उनकी टीम और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि दुर्ग जिले के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम जो आपने रखा बहुत सराहनीय है, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दुर्ग जिला मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा शहर है, इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 4 नगर निगम है। मेरी जानकारी के हिसाब से कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें 4 नगर निगम हो, और 3 नगर पालिकाएं हैं इसके साथ। तो दुर्ग जिले में अर्बन पॉपुलेशन और जो रूरल पॉपुलेशन है लगभग 50-50 है। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये यूनिक है इस मामले में।
अभी मेरे हिसाब से जो विष्णुदेव साई की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो छत्तीसगढ़ और दुर्ग और रायपुर और भिलाई के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। वो है SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन, अगर कोई भी स्टेट तभी बड़ा कहलाता है जब वहां एक मेट्रो शहर का निर्माण हो, और मेट्रो शहर अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे कर्नाटक लें, बेंगलोर के बिना अधूरा है। जैसे आप तेलंगाना ले लें, हैदराबाद उसके बगैर अधूरा है। उसी तर्ज पे उसको बढ़ावा देने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो विष्णुदेव साय सरकार ने लिया है और कैबिनेट में पास भी हो गया है और ये बन भी गया है प्राधिकरण, और वो उस प्राधिकरण के चेयरमैन भी है। ये निश्चित रूप से आने वाले 15 साल में गेम चेंजर होगा कि ये छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के लिए ये ग्रोथ इंजन बनेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से आगे बढ़ने वाला है इसके कारण, क्योंकि रायपुर भिलाई और इसको एक कर दे अगर, तो जो रायपुर है कमर्शियल सिटी और आपका जो भिलाई है और दुर्ग है ये एजुकेशनल हब है। ये दोनों का जो ब्लेंड निकल के आएगा ना, तो बहुत ही शानदार वो शहर बन के आने वाला है आने वाले दिनों में, और ये रोजगार और सभी उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो मैं अभी तक के सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है ये बहुत दूरदृष्टि और बहुत विजन वाला जो अगर मैं बोलूं उनकी सरकार का, तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है हम लोगों के छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला होगा, और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जी बिल्कुल। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ इसमें कि अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती हैं, उस दिशा में क्या किया जा सकता है कि इसमें कम से कम जो है इसे लेकर आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है भाई? हम लोगों की सारी मांगे जो है वो सरकार ने लगभग मानी ली है, तो उस हिसाब से जो अवैध कॉलोनी है वो अब बहुत कम हो गया है। अगर लोग करेंगे तो वो फंसेंगे और जेल भी जाएंगे। तो जो निर्णय सरकार ने ले लिया है कि जो 5 डिसमिल माने करीब करीब 21-2200 स्क्वायर फीट की जमीन जो अनऑथराइज्ड काट देते थे और लोग सालों साल जो उससे जूझते रहते थे, वो अब बहुत हद तक के अभी कम हो गया है। उम्मीद भी कर रहे हैं सर, क्योंकि आप तो रायपुर में ही देख लीजिए, आप कर्नाटक बेंगलोर मत जाइए, वहां पर इस चीज का यदि देखा जा रहा है तो कम हो गया है। दुर्ग भिलाई से भी उम्मीद यही इन 2 सालों में तो बहुत कम हो गया है। जो पिछली सरकार थी उसमें इतने अवैध प्लॉटिंग हुए हैं क्योंकि पूरा फ्री कर दिया गया था कि आप जाइए, आप 400 स्क्वायर फीट भी करिए, 500 स्क्वायर फीट भी करिए, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो वो सब अब बिना अप्रूवल के आप 2000 स्क्वायर फीट के जमीन को रजिस्ट्री करके दिखा दीजिए। ये इतना बड़ा निर्णय है कि हम लोग बहुत खुश हैं इससे। ठीक है, ठीक है। आईपी मिश्रा सर को सर पास कर दीजिए प्लीज। सर 2 मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पे फैकल्टीज को लेकर हमेशा सारे, मैं सभी की बात कर रही हूँ, न सिर्फ सभी फैकल्टीज को लेकर कॉलेजेस की एक बड़ी समस्या बनी रहती है। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है सर? फैकल्टीज की समस्या ये है कि कॉलेज अभी 330 कॉलेज हैं प्राइवेट के और 390 हैं गवर्नमेंट के। तो जो ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं और पैरा मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बच्चे पीजी में जाते नहीं हैं। तो इसलिए फैकल्टी की स्कैरसिटी बहुत ज्यादा है पूरे भारत में, कोई छत्तीसगढ़ में नहीं है। और इसकी आवश्यकता है कि मतलब और ज्यादा से ज्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं और पर्टिकुलरली नॉन क्लिनिकल में जाएं। तो अब फैकल्टी का ऐसा सिचुएशन है कि सर्जरी में डॉक्टर चाहिए अपने को 2,51,000 और हमारे पास हैं 58,000 डॉक्टर।
रेडियोलॉजी में चाहिए 1,60,000, अपने पास है 18,000। इसी तरीके से ऑप्शन गायनी में चाहिए 2,62,000 और हमारे पास है सिर्फ 72,000। तो काफी बड़ा गैप है। तो ये गैप पूरे हिंदुस्तान में है, भारतवर्ष में है। पर जिस तरीके से विकसित 2047 की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें हमको लगता है कि ये पूरी योजना पूरी हो जाएगी और हम लोग काफी आगे बढ़ जाएंगे और WHO का जो रिकॉर्ड है उसको बीट करके आगे चले जाएंगे। और जहां तक कला छत्तीसगढ़ का, इसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उनके सभी सहयोगी बहुत ही इसमें कार्य कर रहे हैं और 3 साल के अंदर 5 साल के अंदर ये सब पूरा कर देंगे और जो लक्ष्य है उससे ऊपर बढ़ जाएंगे, ऐसे इनकी योजना दिख रही है। और मैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यदि माननीय हिमांशु द्विवेदी जी इस तरीके से कार्यक्रम हर साल करते रहेंगे तो और बहुत आगे बढ़ता जाएगा। सभी लोग इससे उत्साहित होंगे। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मनीष जी, आपसे सवाल है कि जहां पहुंचना चाहिए वहां छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं क्या? मतलब वहां जा पा रहे हैं क्या? आपने कहा तमाम सुविधाएं, आपने रुंगटा के बारे में तो बात की, लेकिन वहां देख पा रहे हैं जहां बाकी राज्यों या कई ऐसे स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चों को आज भी प्लेसमेंट के मामले में कहीं पीछे है? नहीं, आप सही बोल रही हैं, लेकिन चीजें बढ़ना चालू हुई है। जो अगर पहले का कंपैरिजन करें और आज का कंपैरिजन करें तो जिस तरीके की फैसिलिटीज अभी अवेलेबल हो रही है, जैसे अभी आपने फैकल्टी के बारे में बात करी, तो फैकल्टी आजकल जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो ये बाउंड नहीं करती हैं कि सिर्फ इस क्वालिफिकेशन के लोग ही फैकल्टी में होना चाहिए। वो ये बोलती हैं कि आपको कोई भी स्किल्ड पर्सन हो जो उसको सिखा सकता है, आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं और उसको वो स्किल दे सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे नई तकनीकी आई है और बच्चे उसको सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे आया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से बच्चों में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो मैं अभी देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रुंगटा के बच्चे, बाकी दूसरे बच्चों को भी देखता हूं, नई जनरेशन को देखता हूं, स्कूल के बच्चों को देखता हूं। तो जिस तेजी के साथ आज उनके पास रिसोर्सेज उनके हाथ में है और उन रिसोर्सेज का यूज करके उनका नॉलेज लेवल, जब मैं छोटा बच्चा था और आज के बच्चों को देखता हूं तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है कि हमारे पास ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। तीसरी बात यह है कि सिर्फ आज प्लेसमेंट के लिए बच्चे ईगर नहीं है। बच्चे आजकल ये समझने लगे हैं कि नहीं, हमको प्लेसमेंट लेना नहीं है, हमको प्लेसमेंट देने वाला बनना है। और आज मैं देख रहा हूं कि काफी सारे कॉलेजेस में बच्चे स्टार्टअप के लिए, इंक्यूबेशन के लिए, इन सब के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे कॉलेज में ही लें तो हमारे कॉलेज में करीब हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में 35 स्टार्टअप्स चल रहे हैं। बच्चे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहते हैं। और हमारे बीच माननीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी भी पहुंच चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे गजेंद्र यादव जी का, जिन्होंने हमारे लिए निकाला है। जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट के लिए लालायित नहीं है, बच्चे अब स्टार्टअप के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। और उसमें हमारी जो भारत सरकार है और राज्य सरकार है वो डिफरेंट टाइप के हैकाथॉन्स और इस टाइप के आयोजित कर रही है, जिससे बच्चे इनोवेटिव सोच रख रहे हैं। तो प्लेसमेंट, अगर अपन ये बोले प्लेसमेंट कम हो रहा है तो प्लेसमेंट कम नहीं हो रहा है, बस स्किल चेंज हो गई है। पर और ज्यादा, ताकि छत्तीसगढ़ से जो बच्चे दूसरे स्टेट्स में उम्मीद करते हैं वो कुछ कम करें। जी सर, आपकी बारी है। आपने पहले बारी में तो अपनी बात रखी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से जो केमिकल निकलता है वो नीचे लगातार डायरेक्ट जमीन में जाता है। आप लोग तो आरओ का पानी पीते हैं सर, लेकिन आसपास के लोग इससे परेशान हैं, इस क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इंदौर जैसा घटनाक्रम अभी हमारे सामने है, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जो हुआ। आप लोग अपनी तरफ से क्या भूमिका समझते हैं, उसमें कैसे किया जा सकता है? केमिकल जो उद्योग है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितने भी केमिकल उद्योग है वह अपने नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ताकि पोल्यूशन कम हो और जो गंदगी जो उनकी फैलते जा रही थी उसको रोकथाम के लिए उनका पूरा प्रिकॉशंस वह ले रहे हैं। और साथ ही साथ डे टू डे जो प्रशासन है वह भी उसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई भी कर रहा है।
जिससे जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो इस पे पूरा ध्यान दें और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ताकि ये पोल्यूशन ना जाए और जो आसपास की जो पब्लिक है उनको कोई परेशानी ना हो, इसमें बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है पूरे इंडस्ट्रियल एस्टेट में। और मुझे जो उम्मीद है जिस टाइप से प्रशासन और सभी इस पे ध्यान दे रहे हैं, अगले काफी टाइम में ये सब चीजें काफी नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आसपास में काफी ये सब सुधार आएगा। जी अजय जी, एक सवाल आया था जब हम लोगों ने टीवी पर ये कार्यक्रम के बारे में चलाया, क्षेत्र के लोगों से पूछा, व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है उन बड़े अव्यवस्थित तरीके से भिलाई में है, पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। आपने वो जो एक सर्कस ग्राउंड था वो भी बेच दिया शायद, तो अभी कहाँ कैसे कर रहे हैं, कब करेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कब इसकी ओर ध्यान देंगे? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमेशा एक सेतु का काम करता है, भले वो नगर निगम से बात करने की बात हो या सरकार के सामने व्यापारियों का पक्ष रखने की बात हो। अभी जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्यापारी जो बाजार पुराने चले आ रहे हैं, कई सालों से कई वर्षों से चले आ रहे हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए हम सदा कोशिश करते रहते हैं अपने विधायक जी के माध्यम से और नगर निगम में कमिश्नर साहब के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से कि इस समय पे जो बाजार में लोग आने वाले हैं उनको हमेशा से सुविधा मिलती रहनी चाहिए। उसके लिए जो शौचालय का निर्माण होता है हमें सरकार की ओर से बहुत अच्छी मदद मिल रही है। अभी इस समय पे आप देखेंगे जो पावर हाउस का सबसे पुराना बाजार है, जो इतने सालों से महरूम था कि एक अच्छा शौचालय नहीं मिल रहा था, उसको अभी विधायक जी के प्रयास से डीएम फंड से पैसा आया है और वो निर्माणाधीन है। अभी जो पावर हाउस का सबसे पुराना बाजार है उसको व्यवस्थित करने का कार्यक्रम निरंतर चलता चला जा रहा है। पार्किंग के लिए जो मांग है हमने हमेशा से रखी हुई है, बीएसपी पे जमीन अटकी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग बना दीजिए, क्योंकि हम ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से जो ग्राहक बाजार में आ रहे हैं, ये प्रयास होता है गवर्नमेंट का भी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी, क्योंकि रेवेन्यू वहीं से जनरेट होनी है। जब रेवेन्यू जनरेट होगी तभी हमारा प्रदेश जो होगा वो तरक्की करेगा। तो सदा हमारा हमेशा बाउंडेशन बना रहता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसी संस्था रही है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर व्यापारिक हितों का और रेवेन्यू जनरेशन का काम निरंतर करती चली आ रही है। ठीक है, धान के अलावा जो इस क्षेत्र के आसपास के किसान है वो कुछ बेहतर नहीं सोच पा रहे, आपने जैसे सोचा इसके लिए उनको किस तरह जागरूक करेंगे या क्या उनको सलाह देंगे? देखिए, अब धान के बाद हमारे लोग सब्जी पे और फ्रूट पे आए हैं, लेकिन जैसे जैसे मदद मिलती जा रही है सरकार से वैसे और एरिया बढ़ता जा रहा है। हम किसानों से एक ही बात कहना चाहेंगे और आप जनता से भी कहना चाहेंगे और आप सब मीडिया जगत के लोग कहना चाहेंगे कि हमें आने वाले समय में ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा, जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। जब हमारी जैविक खेती होगी, किसान समृद्ध होगा और हमारी जनता भी समृद्ध होगी। हम अच्छा खाएंगे और जैसा खाएंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसा ही शरीर होगा। तो मैं समझता हूं किसान की एक जिम्मेदारी है कि वो अच्छा जैविक अपनी उत्पादन अगर वो करेगा तो लोगों में बीमारियां कम आएंगी, हॉस्पिटलों में दबाव कम होगा। तो ये सारी चीजें किसानों को ध्यान रखने की है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करने पे लगे। ये जो संदेश एनालिसिस इस कार्यक्रम के माध्यम से दुर्ग भिलाई में बल्कि इस वक्त टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है, तो पूरी देश और दुनिया में ये लोग सुन रहे हैं, सलाह पर जो है आगे बढ़ेंगे, अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। सर 2 मिनट और आपका चाहेंगे बस, और इस सेशन के साथ ही हम एक छोटी सी कोशिश हमारी कि हमारे इस शाम को जो है यादगार बनाया जाए। हमारे जो मेहमान हमारे लिए जिन्होंने वक्त निकाला है उनके लिए मैं यहाँ पर एक छोटे से मोमेंटो शॉल श्रीफल के जरिए आप लोगों को सम्मानित करना चाहेंगे दरअसल हम, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी संजय वनवासी जी को मंच पे, जो कि बिजनेस हेड हैं INH 24/7 के। सर मंच पर आ जाइए। IP मिश्रा सर के स्वागत के लिए, शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन हैं सर, और उनके स्वागत के लिए संजय वनवासी जी INH 24/7 के बिजनेस हेड, शॉल श्रीफल और मोमेंटो के साथ रहेगा मोनू यादव जी से, जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं। आप यादव जी मंच पे आ जाइए। डॉक्टर मनीष बरौलिया जी के स्वागत के लिए मेरा आग्रह है, मोनू यादव जी से, मार्केटिंग मैनेजर हैं।
आईएनएच दुर्ग के अरविंद सिंह खुराना जी के स्वागत के लिए मेरा प्रदीप राव जी से अनुरोध रहेगा। आईएनएच 24/7 के कैमरामैन हैं दुर्ग के। अजय भसीन जी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए पीयूष मिश्रा जी वरिष्ठ पार्षद हैं भिलाई नगर निगम से, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदीप राव जी, अरविंद सिंह खुराना जी का सम्मान करेंगे। प्रदीप राव आईएनएच 24/7 की कैमरामैन हैं, उनसे उम्मीद है, आग्रह है मेरा मंच पर आने के लिए। अजय भसीन जी के सम्मान के लिए पीयूष मिश्रा जी से आग्रह है, वरिष्ठ पार्षद हैं भिलाई नगर निगम के। मेरा आग्रह रहेगा सुमित महोबिया जी से भी मंच पर आने के लिए, अनिल शर्मा जी के सम्मान के लिए। और साथ ही साथ मैं आग्रह कर रही हूं आनंद ओझा जी से, दुर्ग संभाग प्रमुख है हमारे संजय बघेल जी जो कि साबा के डायरेक्टर हैं, उनके सम्मान स्वागत के लिए। संजय बघेल जी के स्वागत के लिए आनंद ओझा जी।